नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आज कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम चिंतन करते हैं, थोड़ा मंथन करते हैं, अपने दिमाग की थोड़ी वर्जिश कराते हैं और अपने आसपास के गतिविधियों को देखकर समस्याओं के समाधान की दिशा में कुछ कदम बढ़ने का विचार करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी समझ का जो संकुचन है उसका थोड़ा विस्तार हो, थोड़ा उसमें बुनियादी जो मुद्दे हैं उनका आधार बने। इसलिए हम इस खास कार्यक्रम में बुलाते हैं ऐसे मेहमानों को जिनका सामाजिक दायरा बड़ा है, जिनके चिंतन का दायरा बड़ा है, जिनके कार्य का दायरा बहुत विस्तृत है। और ऐसे ही एक महानुभाव आदरणीय ललित सिंह पोखरिया जी हमारे बीच में हैं, जिनके इतने आयाम हैं। आप रंग निर्देशक भी हैं, रंग चिंतक भी हैं, प्रशिक्षक भी हैं, नाटककार भी हैं, अभिनेता भी हैं और समाज को बहुत करीब से देखकर उन समाज के विभिन्न आयामों पर आप पीड़ा भी व्यक्त करते हैं और लोगों को उद्वेलित करने के लिए हर कोशिश भी करते हैं। तो इस तरह से एक सामाजिक उद्वेलन पैदा करने वाले, आंदोलनकारी नहीं कहेंगे क्योंकि समाधान की दिशा में जाते हैं, तो उत्प्रेरक की भूमिका में है, कैटलिस्ट हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो बात सिलसिला यहाँ से शुरू किया जाए कि लोग मनोरंजन की दृष्टि से समाज ज़्यादा कुछ पाना चाह रहा है, ढूंढना चाह रहा है। OTT प्लेटफॉर्म है, टीवी है, सोशल मीडिया है, तमाम तरह के फ़नी कॉमिक्स हैं, किताबें हैं, बहुत आनंद 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 चाहिए। लेकिन आनंद का क्या दायरा होना चाहिए और उसमें रंगमंच क्या आनंद ही देता है या कुछ और भी देता है, उसके और भी कुछ आयाम है? क्या सवाल पूछा आपने, बहुत गजब का। दरअसल हो क्या रहा है, मनोरंजन के लिए इंसान पागलों की तरफ भटक रहा है तमाम संचार माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चीज़ों के पीछे। दरअसल हो क्या रहा है कि ज्यों-ज्यों हम सांसारिक वैभव उपलब्धियों का भंडार बढ़ाते जा रहे हैं, त्यों-त्यों हम मनुष्य कम होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, बहुत आधे अधूरे होते जा रहे हैं। ये आधे अधूरे हो जाने की वजह से ही हमारी मनोरंजन की समझ भी बहुत ही सीमित और बहुत मूर्खतापूर्ण हो गई है। हम केवल हंसने को मनोरंजन समझने लगे हैं। मनोरंजन माने मन का रंजन, मन को एक सुकून, आनंद प्रदान करने वाला। मन को सुकून और आनंद प्रदान करने की जो आधारभूत जो बात है वो है सृजना। सृजन से आनंद मिलता है और सृजन का दायरा बहुत विस्तार जी। सृजन से आनंद मिलता है और सृजन में 8 रस हैं। 8 रसों की अलग अलग भंगिमाएं हैं, इन सब का सृजन है। श्रृंगार के भी सृजन है, हास्य का भी सृजन है, करुण का भी सृजन है। और करुण के आधार क्या है? मनुष्य का दुख, समाज का दुख, सर्वहारा का दुख, जीव जंतुओं का दुख, पर्यावरण का दुख। और इसमें बहुत सारे दुख मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों द्वारा रचे गए हैं। तो इन सब दुखों को कि हम स्थिति को, परिस्थिति को, कथानक को जब रचते हैं तो खुद को मनुष्य होने का अर्थ प्रदान करते हुए आनंदित होते हैं और दूसरे को, देखने वाले को मनुष्य होने का बोध जगाते हैं कि देखो ये जो दुख है ये हमारे जीवन से जुड़ा है, मनुष्यता से जुड़ा है और मनुष्यता की बेहतरी के रास्ते में आने वाले तमाम इंसान के द्वारा रचे गए कुकर्मों और व्यवधानों के प्रति हमें आगाह कराने के लिए सृजन किया जा रहा है। तो जुड़ो, इसका सुख लो। क्योंकि ये जो सृजन किया जा रहा है हमें मनुष्यता का बोध कराएगा, हमें मनुष्य होने के लिए प्रेरित कराएगा, समाज की इकाई के रूप में अपने दायित्व और कर्तव्य क्या होने चाहिए इसके लिए प्रेरित करेगा और मनुष्य के रूप में मानवता के संदर्भ में हमारे कर्तव्य और दायित्व होने चाहिए इसका हमें बोध कराएगा। और सृष्टि के संदर्भ में, सृष्टि है तब जीवन है, बाकी मनुष्यता समाज तो बहुत छोटी बात। सृष्टि के संदर्भ में हमारी क्या संचेतना है भाई, हमारी क्या संवेदना है भाई। और जब ये संवेदना और संचेतना सही नहीं है तो हम मनुष्य रह ही नहीं गए। तो हमारे नाटक में ये सारी जब सृजनाएं होती हैं तो ये आनंद देते हैं, भले किसी रस का हो। तो ये जो मनोरंजन के लिए भटक रहे हैं तहाँ जहाँ तहाँ, चाक्षुष
वैभव और आनंद पाने के लिए ही केवल भटक रहे हैं। वो दरअसल विकारग्रस्त आनंद हो गया है या आधा अधूरा आनंद है, वो संपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें मनुष्यता का बोध और कर्तव्य और जिम्मेदारी नहीं शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। हम लोग चाट बहुत पसंद करते हैं, तो जो चाट पसंद करते हैं वो चाट की दुकान पर अक्सर जाते हैं क्योंकि वो खास स्वाद उन्हें भाता है। जिन्हें मिठाई पसंद आती है वो मिठाई की दुकान पर जो जाते हैं। कुछ लोगों को खट्टा पसंद है तो वो खट्टे की तलाश में रहते हैं, चाहे वो काला खट्टा हो चाहे लाल खट्टा हो, लेकिन अलग अलग तरह के रसों में उनका भाव है। लेकिन जीवन का सुख सभी रसों के समुच्चय में है। बिल्कुल। और अक्सर हम एक पसंद करने के कारण सबको खारिज कर देते हैं। ये न तो जीवन का सत्य है, बिल्कुल, न ये प्रकृति का सत्य है, और न ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक चीज जीवन में भरती है तो कष्ट आता है। बिल्कुल। तो अभी आपने जो बात कही है, तो इन सारे विषयों को जो एक इंसान को मनुष्य बनाते हैं या मनुष्यता का बोध कराते हैं, इन्हें हमारे समाज में या शिक्षा पद्धति में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्यों रखा जाता है? इसको तो मुख्य धारा में रखना चाहिए। मुख्य धारा में रखना चाहिए। बड़ी देर में समझ में आई है ये बात। मैं आपको बताऊं दीक्षित जी, कैमरा तो 150 साल पहले पैदा हुआ ना, मुश्किल से 250 साल होगा, मेरी डेटा वाइज जानकारी नहीं है। उसके बाद फिल्म आई, उसके बाद सीरियल, ये सब दुनिया भर का आया। लेकिन रंगमंच तो मनुष्यता के उद्भव के साथ शुरू हो गया। संस्कृति का विकास ही इसी के साथ। ये मानव होने की संस्कृति का अपरिहार्य अंग बना और अपरिहार्य आत्मा का भोजन बना, आत्मा का अपरिहार्य भोजन बना, जिसके दम पर एक तो हम रोटी दाल चावल खा के शरीर का संरक्षण हुआ, विकास हुआ। दूसरा, मनुष्यता से जुड़े हुए यात्रा करना, संघर्ष, संवेदना को कैरी करना, तरह तरह से ये काम रंगमंच ने सिखा। इससे क्या हुआ? आत्मा का भोजन बनता गया। पूरी दुनिया में भारत सहित, यूनान सहित, जो शुरुआती हजारों साल पहले जो रंगमंच पैदा हुआ, वो इसीलिए हुआ, वो जुबान के स्वाद के लिए या मन की छिछली वृत्तियों के संतोष और आनंद के लिए नहीं हुआ। अरे आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा, हम अगर हम मनुष्य हैं तो। कोई चीज रचना हो रही है, सृजना हो रही है, तो आनंद तो मिलना ही मिलना है। अगर हम मनुष्य हैं तो वो तो मिल ही रहा है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? विचार दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं, रच क्या रहे हैं? उस कथानक में रच के क्या दे रहे हैं? मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ कोई दर्शन दे रहे हैं, जिससे मनुष्यता का पोषण हो। जिस्म का ही नहीं, मनुष्यता का पोषण होता है। जुबान का चटकारेपन को ही आनंद नहीं मिलता, मनुष्यता को टॉनिक मिलता है। तो रंगमंच भारत में भी हजारों हजार साल से वो काम करता आ रहा है, और वेस्ट में भी वो काम करता आ रहा है। और बहुत बड़ी बात है, वेस्ट में रंगमंच ने एक से एक दार्शनिक दिए, एक से बढ़कर एक, जिन्होंने वैयक्तिक जीवन के, सामाजिक जीवन के और मनुष्य और सृष्टि में, पूरे संपूर्ण सृष्टि में एकाकी मनुष्य की एकांतिक पीड़ा, उससे संबंधित बात लिखने वाले, रंग और नाटक करने वाले दार्शनिक हुए हैं। चाहे बेकेट हुए हों, चाहे शेक्सपियर हों, चाहे पेरेंडेले हुए हों, चाहे स्टेनबर्ग हुए हों, चाहे हेराल्ड पिंटर हुए हों, चाहे एल्बर कामू हुए हों, चाहे जॉन पॉल सार्त्र हुए हों, चाहे रूस के गोर्की हुए हों, ये सब ने क्या किया? मनुष्यता को पोषण दिया। और वो दूसरा, वहाँ के फिल्म माध्यम में भी शुरुआत में लोगों ने इन्हीं महान दार्शनिक नाट्यकारों का अनुगमन किया, फॉलो किया उसको, बिल्कुल फॉलो किया। दिखता है, ठीक है, मीडियम बदला ना, वो मीडियम थोड़ी गलत है, मीडियम थोड़ी, वो तो माध्यम है, वो तो एक माध्यम है, एक जरिया है। और विषय जो है, हाँ, वो उन्होंने नहीं छोड़ा, आत्मा को नहीं छोड़ा। लेकिन भारत में हम अपने सांस्कृतिक जड़ों से उखड़ गए हैं। ये बहुत बड़ा है ना वक्तव्य है। हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों से उखड़ गए हैं। ये केवल धर्म तक सीमित नहीं है, ये मनुष्य के बुनियाद से जुड़े हुए विषयों से जुड़ा मसला। मैं बता दूं, हमारा भारतीय धर्म भी हवा में, कोई एक आइडियोलॉजी का बखान किया गया, कोई पैकेट नहीं दे दिया गया। धर्म कहाँ से शुरू होता है? हजारों हजार साल तक हमारे ऋषियों ने सृष्टि के साथ अपनी चेतना का संबंध बनाया, आत्मीय संबंध बनाया, उनका एहसास किया, हवा का, पानी का,
मिट्टी का, आकाश का, प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का, ग्रह नक्षत्रों की गति का, वातावरण की शुद्धि का, इसका एहसास किया और इसके साथ जीवन का शाश्वत संबंध बनाने की कोशिश की। जीवन का ये शाश्वत शुद्ध पावन संबंध बनाने की कोशिश ही भारत का जीवन दर्शन बनी। वो जीवन दर्शन धर्म के रूप में सामाजिक परंपराओं की शक्ल लेकर जीवन में व्यवहारित किया गया। हमारा धर्म कुछ और नहीं है। सृष्टि और जीवन के बीच जो संवेदनशीलता का बंधन है, जैसे माँ का और बच्चे का नाभिनाल बंधन, वैसे मनुष्य का प्रकृति के साथ, हम शिशु हैं, प्रकृति माँ है, उसके साथ हमारा नाभिनाल बंधन है। उसको हमेशा मजबूत रहना चाहिए, वो कभी कट नहीं जाना चाहिए। तो हमारा धर्म इस नाभिनाल बंधन को सशक्त, मजबूत और शाश्वत बनाने के लिए कुछ सामाजिक विधानों की परिकल्पना करता है, गढ़ता है, जिसको हम धर्म का भौतिक स्वरूप मानते हैं। वो प्राकृतिक सांस्कृतिक मनोरंजन की परंपराएं भी हो सकती हैं, पूजा पाठ के विधान भी हो सकते हैं, फसलों के उत्सव भी हो सकते हैं, नदियों की पूजा भी हो सकती है, वृक्षों की पूजा भी हो सकती है। तो बात दरअसल ये है, मेरा रंगमंच मुझे ये सिखाता है, मुझे इस ओर ले जाता है। तो मेरा रंगमंच तमाम वेब सीरीज वालों में जाने वाले प्रतिभाशाली लेखकों, नाटककारों और निर्देशकों और अभिनेताओं, तमाम विज्ञापनों में काम करके अपने कला के झंडे गाड़ने वाले महान कलाकारों से अलग है मेरा रंगमंच और मेरा जुड़ने का कारण। बहुत महत्वपूर्ण कारण है और ये समाज की समस्याओं का निवारण है। और इसलिए ये जो रंगमंच की भूमिका है, आप क्या सोचते हैं कि वर्तमान का जो रंगमंच है उसमें भी कई धाराएं खड़ी हो गई हैं, कुछ से सहमत हुआ जा सकता है, कुछ से असहमत, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के रंगमंच से जुड़े हुए लोगों के बीच में संवाद का ये स्तर घट रहा है? घट रहा है ना। सबने अपने अपने विचारों के कैप्सूल बना लिए हैं, अपने अपनी पसंद के और अपने अपने भौतिक ऊपरी कॉमर्शियल कर लें, जो भी कर लो, पैकेज वाले कैप्सूल बनाकर सब तो अलग अलग हो गए हैं। मैं कहता हूँ उन कैप्सूलों को फोड़ दो भैया, जो शाश्वत कैप्सूल है उस पे रहो, उसको फोड़ दो, मर्ज कर दो। ठीक है, आप आनंद देने के लिए ही काम करो, हंसाने के लिए काम करो, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट ऐसा हो जो कहीं न कहीं व्यक्तित्व रूप से व्यक्ति से जुड़ा हो, उससे न जुड़ा हो परिवार से जुड़ा हो, परिवार से न जुड़ा हो समाज से जुड़ा हो, समाज से न जुड़ा हो पूरा मनुष्यता से जुड़ा हो, या सबके साथ जुड़ा हो। इसलिए जुड़ा हो कि इन सब का मनुष्य के रूप में विकास होता रहे। बहुत ज़रूरी है। ललित जी, बहुत से हमारे आज के युवा साथी वो चिंतन से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन का अभाव है, मार्गदर्शक सही मिल नहीं पाते, और वो ये मानते हैं कि एक चाणक्य अपने नेतृत्व में एक किसी शिष्य को इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बना सकता है, तो किसी एक उचित मार्गदर्शक के पास वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो क्षमता है। तो बहुत से रंगमंच की दृष्टि में जो रंगकर्मी हैं, जो अनुभव रखते हैं, जो दिशा में चिंतन रखते हैं, उनको आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो रंगमंच की इस नई पौध को कैसे संवारें, सजाएं, आगे बढ़ाएं? देखिए, बात ऐसी कठिन से कठिनतर तो होती जा रही है, स्थितियाँ विकट से विकटतर होती चली जा रही हैं, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य जान ही रहे, बार बार हम इसको कहते हैं कि भौतिक सुख, लगातार भौतिक सुख पर ही आंख को फोकस कर देना, भौतिक सुख, भौतिक संसाधन, भौतिक ऐश्वर्य, ताकि हम इस शरीर को, इस मन की ऊपरी सतही वृत्तियों को आनंद दे सकें, और ये फैलता चला जा रहा है। ऐसे में जो चिंतक लोग हैं कला क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, उनके सामने चुनौती विकटतर विकट होती चली जा रही है, और कोई बहुत क्या विधि विधान होगा ये जल्दी समझ में भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला कदम तो ये उठाया जाए, ऐसे लोग खुद को चिन्हित करके संगठित हों, वैचारिक रूप से संगठित हों, और एक निरंतर वैचारिक आदान प्रदान का कोई न कोई पटल बनावें, कोई जगह तय करें, समय तय करें,
जो बिगड़ चुके हैं उनको नहीं, अभी उनको नहीं छेड़ना, जिनको अभी कहीं कुछ हुआ नहीं है उनको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। फिर इसमें हमारा भी दायित्व, हम खुद इसमें अपने स्वयं को शामिल करते हैं। अब हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ये बात अलग है। इस तरीके से किया जाना चाहिए। जैसे अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते एकला चलो रे भाई, विवेकानंद उठो तुम खुद हो, अप दीपो भव वो कहते हैं, बुद्ध जी कहते हैं। तो खुद ही हर आदमी, अब ये चमत्कार कैसे होगा कि हर आदमी के भीतर उच्च विचार आ ही जाए और सादा जीवन हो जाए। सादा जीवन हो जाए मुश्किल है। महापुरुषों ने कहा है कि सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी ने इसका अनुकरण किया और जितने महापुरुष बने उन सब ने अनुकरण किया। वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी पंथ समुदाय के हों, लेकिन जिन्होंने इसका अनुसरण किया उनका जो चेतना का स्तर था वो व्यापक हुआ और उसमें सबको समाहित उनको करके उन्होंने चलने का काम किया है। चूंकि रंगमंच सभी कलाओं का समुच्चय है, विचारों का समुच्चय है, बहुत तरह के जीवन को एक साथ एक कलाकार जीता है और उनको आत्मसात करके अनुभव करता है, इसलिए वो अभिव्यक्त करने में सक्षम है, समाज को दिशा देने में सक्षम है और साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है रंगमंच। तो अभी जो लेखक हैं, नाटककार हैं या इस विषय में कलाकार हैं, उनके बारे में आप कैसे हाँ, ये अच्छी मैं भूल गया। जो संवेदनशील चिंतक लोग हैं रंगमंच में, वो लिखने के स्तर पर भी बहुत काम कर सकते हैं। लिखने के स्तर पर चीज़ों को, भले छोटे छोटे नाटकों को रचें या छोटे छोटे लेख लिखें और फेसबुक के पटल पर, व्हाट्सएप पटल पर, दूसरे पटल पर उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें ताकि कीचड़ में एक कहीं कमल दिखता रहे। इसको लोग बीजेपी से है नहीं, उदाहरण गलत हो गया, प्रकृति से है ना, तो कहीं ना कहीं वो आएगा। अभी मैं थोड़ी देर में एक उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है बात अलग हो जाए। मेरे घर में एरोकेरिया का पेड़ लगा हुआ आंगन में। वो छोटी बुलबुल चिड़िया जब तक वहाँ घोंसला बनाती है, इस बार क्या हुआ, उसको टाइम लग गया या सामग्री वो इकट्ठा नहीं कर पाई। आनंद पान में वो कच्चा पक्का बना के उसने बना दिया और अंडे दिए और फिर उनसे बच्चे निकले। और एक दिन क्या हुआ पता नहीं, रात में आंधी आई, घोंसला लटक गया, बच्चे 2-3 बन गए थे, बच्चे 2 उड़ गए, एक बच्चा लटका हुआ भाई साहब उसके तार से लटका। चिड़िया मैं सवेरे चूं 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 कर रही। अब हमने कहा इतना नाजुक मसला, अरे बाप रे भगवान, कहीं से कपड़ा खोजा मैंने, कुछ किया है ना, और उसको किसी से फिर वो यूं पकड़ के तार तोड़ा मैंने और उसको फिर क्या किया, हमारा बेटा है चंदन, उसने क्या किया, पत्ते वत्ते कोने में बिछा दिए, क्यों अब घोंसला हम बना नहीं सकते थे। चिड़िया भी चहक रही है, चों चों दोनों कर रहे हैं, वहाँ रखा उनको। अब ये क्या है, जो घायल हो गया है, क्षत विक्षत हो गया है, हम लोग छोटी छोटी यूनिट में ही सही अपना भरपूर संवेदनशील योगदान देने का काम करें तो इस तरह से बचाया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हमारा लोकतंत्र, चूंकि हम लोकतांत्रिक समाज के नागरिक हैं, तो लोकतंत्र के इस पूरी व्यवस्था में ये माना गया है कि कोई भी व्यक्ति वही नेतृत्व करता हो जो संवेदनशील है, जो समाज के विषयों को गहराई से अनुभूत करता है। वहाँ शिक्षा गौण हो जाती है। हाँ। क्योंकि जो ज्ञान और अनुभव संसार है वो बड़ा है, तो उसका बड़ा होना बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में हमें आगे बढ़ते रहना है। और चलते चलते हम चाहेंगे कि ललित जी, हमारे नए जो पौध के विद्यार्थी हैं, जो रंगमंच में आने का सपना देख रहे हैं, कुछ ने तो बड़े हिस्से ने यह तय किया हुआ है कि शायद वो बड़े बड़े अभिनेताओं के कतार में आने वाले समय में खड़े हो जाएंगे, तो उसका द्वार है रंगमंच। कुछ ये सोचते हैं कि शायद इसकी वजह से अखबारों में छपेंगे तो शायद वो भूख जो है लोकेशणा समाज में छाने की वो पूरी हो जाएगी, या दोस्तों ने आनंद पाया है तो कुछ ऐसा उनके जैसा आनंद हमको भी मिलेगा। उनका चिंतन कैसे हो और वो कैसे सोचकर इसमें आए। अब एक बात ये हो सकती है कि उनको मना तो अब किया नहीं जा सकता कि तुम फिल्मों में ना जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं कि फिल्म बुरी ही होती है या नाटक अच्छा ही होता है। फिल्म भी गजब का माध्यम है भाई, बहुत सी समाज को जगाने वाली वो तो चमत्कार कर दे। उसके बाद इतने तकनीकी एसेसरीज हैं क्रिएशन की, वो पता नहीं क्या कर डाले, वो करता भी है। वो 1 मिनट में दुनिया भर के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर देता है और कर भी रहे हैं लोग। तो नए आने से ठीक है भैया, तुम्हें वहीं जाना है, यश कमाओ, समृद्धि कमाओ, सब ठीक है, लेकिन इस सबसे पहले मनुष्य हो, इस धरती के लिए, इस समाज के लिए
और अपने परिवार के लिए, देश के लिए मनुष्य होने का दायित्व भी निभाते चले जाओ। उससे मना थोड़ी, उसमें कोई व्यवधान थोड़ी है। कोई व्यवधान नहीं। भाई यश, ऐश्वर्य और मनुष्यता के बीच में कोई कंट्रडिक्शन थोड़ी है। कोई नहीं है। तो ये क्यों मान लेते हैं? और ये कब होगा? जब वो रंगमंच में ट्रेनिंग लेने आएंगे, इस ट्रेनिंग से जब गुजरेंगे, अलग अलग देश काल परिस्थिति की कल्पना करते हुए, अलग अलग भौतिक, सामाजिक और मानसिक पृष्ठभूमि वाले पात्र को गढ़ते हुए जब उस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो उनको जीवन के बहुत से तत्वों के साथ साक्षात्कार होगा। इसमें कहीं मानवीय संवेदना के अंकुर फूटने के अवसर भी पैदा होते रहेंगे। तो उनका विचार भी थोड़ा सा बलवती हो सकता है कि नहीं भैया ये तो करना है, लेकिन मनुष्य होने की अस्मिता के साथ, गौरव के साथ ये काम करना है। बस खत्म। आप ऐश भोगिए, आप 5 कोठियाँ अपने बनवाइए, आप 6 रोल्स रॉयल्स मंगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य बने रहिए। उन 6 कोठियों का अच्छा इस्तेमाल आप करेंगे, रोल्स रॉयल्स का भी अच्छा काम करेंगे। बच्चों को, गरीब बच्चों को ढोकर रंगमंच में लाएंगे, नाटक आप वो करेंगे। क्यों करेंगे? फिल्म करेंगे, फिल्म बनवाएंगे, ताकि उस फिल्म के माध्यम से या नाटक के माध्यम से आप मनुष्य की बेहतरी के संदेश देते रहेंगे। बिल्कुल, ऐसे बहुत से कलाकार जो जीवन के वास्तविक संदर्भों को जी रहे हैं, सीख रहे हैं। नाना पाटेकर अभी किसान की ज़िंदगी जीते हुए अपनी कला और अपनी प्रतिभा का विस्तार करते हैं। बहुत से कलाकार हैं जो फिल्मों में बहुत सफल होने के साथ साथ रंगमंच में बुनियादी जो आत्मानुभूति है उसको लेने के लिए बार बार आते हैं, उसी चिड़िया के समान, जैसे कि वो अपने घोंसले के लिए कुछ कतरने बतोरने के लिए आती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा विमर्श का एक आयाम आपने दिया है। तमाम साथियों को ये चर्चा कैसे लगी और इस चर्चा ने क्या आपके अंदर कुछ बदला है? जो कुछ बदला है, क्या वो एक नया आयाम दे रहा है? और क्योंकि मैंने रंगमंच में ऐसे ही जिया, ऐसे ही जाना और ऐसे ही सीखा और हमारे सोचने का तरीका बदला, हमारे दृष्टिकोण में एक मैच्योरिटी आई, एक उत्कृष्टता आई, एक समझ विकसित हुई। कितनी हुई इसका कोई पैमाना पता नहीं भाई। आपके मेरे 20 साल पहले रंगमंच में ही मुलाकात हुई थी। एक नाटक में अभिनय हुआ था, है ना, हमारे लिए। हमने भी अभिनय किया था, आपने भी किया था। तो ऐसे ही ये जो परिष्कार है एक विस्तृत समझ विकसित करे, ऐसी हमारी कामना है। आप सब अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें, लोकतंत्र में भागीदार हों और समाज के उत्थान के हिस्सेदार हों, क्योंकि ये हिस्सा हम सबका है, ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने और इतनी खुलकर बेबाक टिप्पणी करते हुए अपनी बातों को रखने के लिए। आप सबने एक अभिनेता का अभिनय भी देखा, आप सबने एक चिंतन से जुड़ने का आयाम भी पाया और एक रंग निर्देशक की दृष्टि का दायरा भी आपने समझा है। चलिए जुड़ते रहें, आगे बढ़ते हैं, सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय